हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो ये मैग्नेटिज्म का जो है दूसरा लेक्चर है ये। और इससे पहले के जो 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो पहले जाके आप उन्हें देख लीजिए। और उससे आगे जो है ये क्वेश्चन नंबर 26 से जो है आगे हम आज बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्टिंग करते हैं। तो डिगॉसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि डिगॉसिंग है ये किस प्रोसेस को कहते हैं। तो डिगॉसिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी मेटेलिक पार्ट को जो है, जो मैग्नेटाइज ऑलरेडी हो चुका है, उसे अगर डीमैग्नेटाइज करना है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिगॉसिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर गाउसिंग आया है तो अब इससे मत कंफ्यूज होएगा कि रिमूविंग गैसेस फ्रॉम मेटेलिक मटेरियल्स या रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इन सब से कोई नहीं, बस ये है कि जो मेटेलिक पार्ट है उसे डीमैग्नेटाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसे डिगॉसिंग कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं ये गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, साथ साथ 2 पॉइंट में और आपको बता देता हूँ। एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजिंग। इसमें क्या होता है कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है किसी अदर मेटल पे, जिससे कि उस पर जो है जंग ना लगे। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा। एक हमारा अगला प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसमें डीसी का यूज़ किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसका यूज़ भी वही सेम है कि एक मेटल पे दूसरा मेटल जो है चढ़ाना, इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, substances which have permeability less than the permeability of free space are known as, ठीक है। तो कह रहा है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो 1 से कम है, ठीक। तो वो किस उस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, जो ये स्पेस के कंपेयर में जो है वो कम है। यानी कि हम क्या मानते हैं, वैक्यूम के मान लेते हैं डायरेक्टली 1, ठीक है। और अगर बात आए μ0 की तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एयर की परमिबिलिटी, ठीक। तो कह रहा है कि 1 से कम है तो वो किस कैटेगरी में आएगा। तो पहला क्या है हमारा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा क्या है, पैरामैग्नेटिक। और सी वाला क्या है, डायमैग्नेटिक। और डी वाला क्या है आपका, बाइपोलर, ठीक है। तो बाइपोलर का कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ बताऊँगा मैग्नेटिक मटेरियल को किस तरह डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है हमारा, फेरोमैग्नेटिक। दूसरा क्या होता है हमारा, पैरामैग्नेटिक। और हमारा तीसरा क्या होता है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिक की परमेबिलिटी कितनी होती है, 1000+ होती है, ठीक है, एयर के कंपेयर में, ठीक है। जितना भी मैं बताऊंगा ऊपर ये सब एयर के कंपेयर में बताऊंगा, ठीक है। और बात यहाँ आती है पैरा की, तो 1.1, ठीक है, 0.1 करके कुछ, यानी 1 से जो है थोड़ी सी ज़्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है पैरामैग्नेटिक की। और वहाँ पे बात आए डायमैग्नेटिक की तो तुरंत जो है ये हम क्या करेंगे, 0.99 करके होती है, ठीक है। ये जो है हल्का सा रिपेल करता है फील्ड को, ठीक है। और ये है अट्रैक्ट करता है थोड़ा सा, और ये बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। तो आप देख गए ये 1 से वैल्यू कम है तो वो डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में ही आएगा। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डायमैग्नेटिक, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इन वैक्यूम इज सेपरेटेड 1 मीटर बिटवीन सेंटर्स व्हेन करंट इज 1 एम्पेयर फ्लो थ्रू द ईच कंडक्टर प्रोड्यूस ऑन ईच कंडक्टर फोर्स ऑफ, ठीक है। तो फोर्स पूछा है कितना लगेगा। तो सबसे पहले आप फार्मूला एक बार रिपीट कर लीजिए, फोर्स का क्या होता है। कि देखिए जब 2 कंडक्टर ऐसे होते हैं, ठीक है, ये जो है सेम करंट ले जा रहे हैं, इनके बीच जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है करंट तो क्या लगेगा हमारा, अट्रैक्शन। और अगर विपरीत डायरेक्शन में, मतलब ये करंट इधर जा रही है दूसरी करंट इधर आ रही है, तो क्या लगेगा, रिपल्सन, ठीक। तो ये 2 चीज़ें पहले आप याद रखेंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे हम एक बार रिपीट करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, F इजक्वल टू म्यू, ठीक है, μ0 μr कर लीजिए आप यहाँ से,
म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू I1 I2 इंटू एल, ठीक है, लेंथ कितनी है दोनों की, और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं 2 पाई डी। डी जो है ये डिस्टेंस है इनके बीच की, जो ये कंडक्टर है इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। अब क्या कह दिया है कि टू इन्फाइनाइटली पैरेलल कंडक्टर वैक्यूम, वैक्यूम में है तो इस सब की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। और इनकी भी जो डिस्टेंस है वो करंट जो फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की दोनों में फ्लो हो रही है, और जो इनके बीच डिस्टेंस है वो भी यूनिट ही है। तो पूछा गया है कि कितना फोर्स लगेगा। तो ये जब सब की वैल्यू हम एक एक रखेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे जब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 से, ठीक है, क्योंकि म्यू ज़ीरो की वैल्यू यही होती है, और इससे 2 पाई से डिवाइड करेंगे जब, तो 2 ठीक। तो अब पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2 से 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा जब यूनिट लेंथ यूनिट एम्पियर करंट जब फ्लो होगी, ठीक है, और डिस्टेंस भी यूनिट रहनी चाहिए, कंडीशन है। तो अब ये यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इन द लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, मैं दोनों बताऊंगा आपको, राइट और लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि जो हमारा अंगूठा होता है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये फोर्स को दिखाएगा, कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा है, और बीच में जो हमारी आती है जो अंगुली अंगूठे के पास वाली वो दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और जो नीचे वाली 4 उंगलियाँ बत रही हैं नीचे 90 डिग्री पे 4 उंगली जो है वो ये क्या डिनोट करेंगी, हमारे लाइन ऑफ सॉरी करंट, ये करंट की डायरेक्शन को दर्शाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अगर राइट हैंड रूल की, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, इसमें सीधे सीधे एफ जो ऊपर आपका है फोर्स वो किस में बदल जाएगा, ईएमएफ में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मतलब कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, और बाकी जो अंगूठे के पास की उंगली है वो आपके सेम फ्लक्स को ही डिनोट करेगी, और आई जो है वो करंट को डिनोट करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, दोनों रूल याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जो लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ होता है वो जनरेटर जो मोटर होता है, मोटर की डायरेक्शन निकालने में, किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, और राइट हैंड रूल का यूज़ होता है ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने में, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इनमें से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। तो आप देखिए मैं आपको कैटेगरी डिवाइड कर देता हूँ एक बार फिर से। ये हमारा हो गया फेरोमैग्नेटिक, ये हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हमारा हो गया डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक में कौन कौन से आते हैं, आयरन हो गया, जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है, आयरन कोबाल्ट और निकिल, ये तीनों जो आ गए आपके इस फेरोमैग्नेटिक के कैटेगरी में आ गए। पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, जैसे आपके एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ठीक है, और प्लेटिनम के बाद आपका ऑक्सीजन जो आता है, ठीक, ऑक्सीजन भी इसी कैटेगरी में आता है पैरामैग्नेटिक में। और डायमैग्नेटिक में कौन कौन आएंगे, बिस्मिथ हो गया आपका, सिल्वर हो गया, और कौन सा बच गया एक, और आपका जैसे कॉपर भी हो गया, हाइड्रोजन भी ले लो, ये सारे जो हैं आपके डायमैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनमें से याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में कोई मटेरियल पर्टिकुलर पूछ सकता है कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो अब इनसे कंपेयर करिए आप, तो यहाँ पे देख रहे होंगे एल्यूमिनियम जो आता है आपका वो किस में आता है, पैरामैग्नेटिक में, सॉरी फेरोमैग्नेटिक में, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, निकल,
निकल की परमिट जो फेरोमैग्नेटिक में आता है इसकी परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। निकल जो आएगा हमारा ये किस में आ जाएगा, आपका फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। एल्यूमिनियम आ जाएगा पैरा में, और कॉपर टंगस्टन सब आ जाएंगे डायमैग्नेटिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेराइट आर ए सब ग्रुप ऑफ, ठीक है, फेराइट किस किस ग्रुप में आता है, तो जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें आता है हमारा फेराइट। फेराइट की खासियत क्या होती है मैं बता दूं। फेराइट में क्या होता है कि इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, यानी रेजिस्टेंस जो इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी के ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे हम फेराइट का ही यूज करते हैं। फेराइट के जब रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ईडी करंट लॉसेस जो होती हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ईडी करंट लॉसेस कम करने के लिए हम फेराइट का यूज करते हैं। बाकी फेरोमैग्नेटिक के बारे में बता दिया। नॉन मैग्नेटिक और जो आपके पैरामैग्नेटिक, इनके बारे में मैं पहले एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, गिलबर्ट इज ए यूनिट ऑफ। गिलबर्ट किसकी यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, गिलबर्ट जो यूनिट होती है आपकी वो होती है एमएमएफ की यूनिट होती है। ठीक है, एमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मैग्नेटो मोटिव फोर्स जो होता है आपका वो एन इंटू आई, ठीक, या नंबर ऑफ टर्न और ये करंट, और हमारा जो फाई क्या होता है एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, तो ये होता है फाई। तो जिस तरह से करंट होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, उसी तरह से फाई होता है हमारा एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस को इसका एनालॉगस कर सकते हैं रिलक्टेंस का, और वोल्टेज को जो है एम एम एफ से। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है क्या, गिलबर्ट होती है, या फिर एम्पियर टर्न भी दिया रहता है। ठीक है, एम्पियर टर्न जहाँ दे वो भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो मिला जुला के बात ये है कि आप इसे याद रखेंगे, साथ साथ इनकी यूनिट भी याद रखेंगे। जैसे क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट हो गई इसकी यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई सीमेंस। ठीक है, परमिटिविटी की यूनिट क्या हो गई हमारी, जैसे म्यू ज़ीरो होता है उसी तरह से एप्सिलॉन ज़ीरो भी होता था, तो इसकी क्या होती थी फैरेड पर मीटर। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। अगर म्यू ज़ीरो की बात आए तो हेनरी पर मीटर, और एप्सिलॉन ज़ीरो की बात आए तो फैरेड पर मीटर, दोनों को याद रखिएगा। और जहाँ बात आ जाए रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, वहाँ पे यूनिट लेस। ठीक है, क्योंकि जो क्वांटिटी का रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो से रेशियो कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो रिलेटिव जहाँ पे रिलेटिव आए वहाँ पे वो यूनिट लेस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, द वर्किंग ऑफ ए मीटर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैरामैग्नेटिक इन ऑर्डर टू। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है उसे कम करने के लिए जो हम क्या करते हैं, शील्ड यूज करते हैं। कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे हम इस शील्ड में पैक कर देते हैं, किससे बचाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। और ये शील्ड बनी होती है जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन में पूछा है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी इज। ठीक है, परमेबिलिटी का रेसिप्रोकल पूछा है, तो परमेबिलिटी मतलब जो फ्लक्स को पास कराए, तो इसका रेसिप्रोकल जो इसका अपोज करे। ठीक है, तो रिलेक्टिविटी, भाई रिलेक्टेंसी तो होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे रिलेक्टेंस होता है, रिलेक्टेंस एस से डिनोट करते हैं, यानी अगर रिलेक्टेंस बढ़ गया तो हमारा फ्लक्स घट जाएगा, जैसे कि रेजिस्टिविटी अगर बढ़ गई तो करंट की वैल्यू घट जाती थी। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलेक्टिविटी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये जो रिएक्टेंस होता है उसका एनालॉगस होता है हमारा, सॉरी रेसिप्रोकल होता है हमारा, रिलेक्टेंस होता है। ठीक है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का एनालॉगस होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का। और परमिटिविटी आपको मैंने बता दिया, रिलेटिविटी परमिटिविटी, तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। परमिटिविटी आ जाती है आपकी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पास कराए वही परमिटिविटी कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन यूनिट इन केस ऑफ। ठीक है, तो यूनिटी से कम होती है रिलेटिव परमिबिलिटी किसके केस में, फेरोमैग्नेटिक, फेराइट, नॉन फेरस या डायमैग्नेटिक। तो आपको पता है फेरोमैग्नेटिक में तो 1000 से ज़्यादा होती है,
फेराइट में भी 1000 से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की फेराइट का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे ईडी करंट लॉसेस कम होती हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप, हाई फ्रिक्वेंसी में यूज होता है। बाकी नॉन फेरस मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, इनमें भी इनकी परमेबिलिटी जो होती है वो 1 से तो ज़्यादा ही होती है। ठीक है, बाकी जो डायमैग्नेटिक में आपको बताया था कि 0.1 करके 9 करके ऐसे है, तो यानी 1 से कम होती है, और ये हमेशा जो थोड़ा सा रिपेल करते हैं ये फोर्स ऑफ लाइन्स को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट पूछा है आपसे, तो क्या होता है हमारा, फाई बी इजल टू फाई अपन ए होता है। ठीक है, ये फ्लक्स डेंसिटी हमारी है। फाई क्या होता है, वेबर, और ए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, टेस्ला, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे। बाकी वेबर जो है आपका फ्लक्स की यूनिट है, टेस्ला तो बता ही दिया। ल्यूमेंस हमारी जो क्या है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक जो होता है, सॉरी, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ल्यूमेंस को आप ये समझ जाइए, ल्यूमेंस होता है हमारा, जैसे लाइट जलती है, ठीक है, जो प्रकाश हमारा उससे निकलता है, उसे हम ल्यूमेंस कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, लक्स होती है। ठीक है, तो लक्स को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द आयरन आफ्टर एक्सिस्टिंग फील्ड हैज़ बीन रिमूव्ड इज नोन एज। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब कोई मटेरियल है, जब उसमें हम एच की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कर्व से आप समझ लीजिए, ये जो कर्व होता था, जैसे हम बढ़ाते थे, यहाँ पे हमारा बी होता था, यहाँ पे एच होता था। एच की वैल्यू बढ़ाने पे बी की वैल्यू बढ़ जाती थी, लेकिन फिर एच की वैल्यू घटाने पे थोड़ा सा ये रह जाता था। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें जो थोड़ा बहुत चुंबकत्व की प्रॉपर्टी रह जाती है, उसे ही हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। परमियंस का मतलब जो इज टू फ्लो ऑफ फ्लक्स ऑफ लाइंस। ठीक है, यानी कि फ्लक्स लाइन को फ्लो कराने में जो सहायता करता है उसे परमियंस कहते हैं। ठीक है, रेजिडुअल मैंने बता दिया। सक्सेप्टेंस क्या होता है, ये जो है हमारा रिएक्टेंस जो है कम करे एक्स की वैल्यू, ठीक है, वो हमारा इसका रेसिप्रोकल होता है सक्सेप्टेंस। और रिलक्टेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का एनालॉगस होता है मैग्नेटिक सर्किट में, जो ये फ्लक्स के फ्लो का अपोज करता है, यानी ये रुकावट डालता है, जैसे रेजिस्टेंस रुकावट डालता है करंट में। इन 3 4 चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो इनमें से कौन जो है, इनमें से जो फ्लक्स की यूनिट नहीं है, तो आप मैक्सवेल फ्लक्स की यूनिट है, वेबर फ्लक्स की यूनिट, ठीक है, फाई की यूनिट, ये दोनों हैं। ठीक है, और एक जो मैक्सवेल होता है, एक मैक्सवेल में हमारा 10⁸ वेबर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एक मैक्सवेल में 10⁸ वेबर आ जाते हैं। और उसके बाद टेस्ला की बात आती है, तो टेस्ला क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये देखो अलग है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वेबर की यूनिट नहीं है, ये फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, थर्टी नाइन कह रहा है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम परमेबिलिटी। इनमें से किसमें जो है सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी रहेगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जैसे देखिए, ब्रास है हमारा, नॉन मैग्नेटिक कैटेगरी में आएगा, कॉपर भी नॉन मैग्नेटिक में, और जिंक जो आएगा आपका ये भी नॉन मैग्नेटिक में आएगा। तो भाई इसकी परमेबिलिटी ऑलरेडी बहुत कम हो गई। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो बचता है एबोनाइट जो है, ये इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा।
डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है नॉन मैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो अभी मैंने आपको बताया था बी इज इक्वल टू I/A। बी कोई टेस्ला में जो है टेस्ला यूनिट है बी की, तो ये वेबर, ये मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला अपना सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मच विल बी द फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला यूनिट फॉर फ्लक्स ऑफ 45 माइक्रोवेबर थ्रो 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें जो है टेस्ला की वैल्यू पूछा है, तो टेस्ला क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 45 × 10⁻⁻⁶, और यहाँ पे जो आपका वो कितना दे रखा है एरिया 6 × 10⁻⁻⁴ दे रखा है। तो -4 यहाँ प्लस में जाएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, इसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो 2/3 हो गया। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 300 कर दीजिए। ठीक, और 300 से जब आप 2 में भाग देंगे तो ओवरऑल हमारा निकल के आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, 0.075 टेस्ला। आगे बढ़ते हैं, ये छोटा न्यूमेरिकल था, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन आप बुक से पढ़िएगा, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो था वो कौन सा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहा गया है कि कोई भी जो चार्ज हो वो इस पर जो है कितना फोर्स अपना ये फील कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये गलत है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ना कि इंटेंसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसे आप याद रखिए, ई जो होती है हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है पहली बात, और दूसरी बात होती है -dV/dx। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना ज़्यादा वोल्टेज जो है इंक्रीज हो रहा है, उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, अब बढ़ते हैं 43 के पास। हाँ, ये रहा हमारा ऑप्शन, देखो इस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा ऑप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही वाला गलत पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू ए कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पे आप वो डीसी जनरेटर वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ई जो होता है हमारा πZNP/68। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल पाथ होता है। ठीक है, बाइंडिंग के डिपेंड करेगा, वेब बाइंडिंग है कि लैप बाइंडिंग है। 60 कांस्टेंट हो गया हमारा, 5 फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, जेड क्या है नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड नंबर ऑफ जो स्पीड है सॉरी, ठीक है, रोटेशन आरपीएम पे डिपेंड करेगा, और ये क्या है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, अब ऑप्शन में आप यहाँ से चले जाइए, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस आपको इनमें कहीं देखने को नहीं मिला, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी मोशन ऑफ मैग्नेट एन देखने को आपको मिल गया, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ये भी देखने को मिल गया। ठीक है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स को जो है जेड इक्वल टू, ठीक है, से 2 से जेड को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक टर्न्स निकल के आता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ कंडक्टर से 2 से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वही टर्न्स होंगे इसमें, तो टर्न्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ आपका पी यहाँ पे दिख ही रहा है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सुपर मैग्नेटिक मटेरियल आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, सुपर मैग्नेटिक मटेरियल किससे बना होता है, तो देखो सुपर मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि उसकी रेजिस्टेंस उसका जो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसे हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं हम कि जो एक मैग्नेटिक मटेरियल है हमारा, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, उसे जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा,
मैग्नेटिक मटेरियल प्लस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन देखिए, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल, फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स, नॉन फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल इन नॉन फेरोमैग्नेटिक। ये सी वाला ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इन ए नॉन फेरोमैग्नेटिक मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, when two ends of circular uniform wire join in the terminal of a battery, the field at the center of the circle। ठीक है, तो सेंटर पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जो सर्कल मान लीजिए उस पर क्या कहीं किसी भी पॉइंट पे जो हमारा डिपेंड करता था वो किस वोल्टेज जो है वो डी के यानी इसके रेडियस पे जो है यूनिवर्सली डिपेंड करता था। तो विल डिपेंड्स ऑन रेडियस। ठीक, 1/, मैंने आपको जब पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, 1/4πε0, ठीक है, अपॉन Q अपॉन डी, ये आया था ना फार्मूले में, याद करिए। तो जब डी आ गया तो यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये चार्ज है। आगे बढ़ते हैं पिछले सारे लेक्चर देख रहेंगे आप तो बहुत आसानी होगी, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने बीच में क्लियर कराए हैं, तो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर। तो भाई ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव का मतलब वो कितना जो है अच्छा जो है वो फ्लक्स को फ्लो कराने में जो है हेल्प कर रहा है, कितने बढ़िया से। तो भाई नॉन मैग्नेटिक है तो उसका तो निगेटिव हो जाएगा, डायमैग्नेटिक ये भी निगेटिव है, फेरोमैग्नेटिक का पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि 1000 प्लस होता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरी 100 एम्पियर, इफ द कंडक्टर्स आर सेपरेटेड 20 mm, द फोर्स पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि जो दो कंडक्टर है उसमें 100 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है दोनों में, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 mm है, 20 mm सेपरेशन है इनके बीच, और फोर्स कितना लगेगा। तो अब कुछ नहीं दिया तो सबको यूनिट मान लीजिए, जो जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिया है। तो हमने फार्मूला आपको बताया था, एक बार फिर से फार्मूला आप लिखिए, यहाँ पे μ0 पे डिपेंड करेगा, कुछ नहीं दिया तो वैक्यूम मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, यहाँ पे μr की वैल्यू μ0 रहेगा, यहाँ पे μr की वैल्यू 1 ले लीजिए। उसके बाद क्या होता है, हमारा करंट कितनी है, 100 एम्पियर है, और 100 एम्पियर I1 I2 100 एम्पियर हो गए। और उसके बाद हमारा आ जाएगा L, तो L की वैल्यू भी नहीं दिया है, तो L भी 1 ले लेंगे, यूनिट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे आप किससे, 2π, और D कितना दे रखा है 20, तो 20 इंटू 10⁻³ क्योंकि 20 को mm में दे रखा है। तो यहाँ 4 μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4π इंटू 10⁻⁷, 2π से कैंसिल, यहाँ हो गया 2 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 100 था तो 10⁴ हम लिख सकते हैं बड़े आराम से, और फिर डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 20 इंटू 10⁻³ से, तो -3 यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 20, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो 1/10, यहाँ एक 0 है ना, तो 1/10 आ गया, तो 0.1 निकल के आ गया, ये हमारा करेक्ट हो। तो यहाँ पे आप तो देखेंगे जब आंसर में, तो 0.1 वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.1 न्यूटन का फोर्स जो है ये आपस में जो है फील करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, ये 300 mm लॉन्ग कंडक्टर इज कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड सिचुएटेड एट ए राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड हैविंग द फ्लक्स डेंसिटी 0.8 टेस्ला, द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी। तो फोर्स की बात किया है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे वो चीज़ आप नहीं लगाएंगे पैरेलल कंडक्टर वाला। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कंडक्टर है, वो 90 डिग्री पे है, राइट एंगल है, यानी साइन की जो वैल्यू होगी साइन 90 हो जाएगी 1। ठीक, तो अब यहाँ से आप लगाइए क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है, ये होता है ना। तो अब ये लगा दीजिए, तो I की वैल्यू कितना दे रखा है 10, B की वैल्यू कितना दे रखा है 0.8, ठीक है, और फिर आगे क्या रखा है, साइन थीटा की वैल्यू तो दे ही रखा था 90 डिग्री, तो 1 हो गया, B की वैल्यू, और M जो है लॉन्ग यानी L लेंथ की वैल्यू
300 इंटू 10⁻³ कितना -3। तो इन्हें जब आप कर लेंगे तो हमारा जो कट पीट के क्या आ जाएगा 2.4 आएगा। मल्टीप्लिकेशन करिएगा यहाँ से, ठीक है। 2 पावर कैंसिल हो गए, यहाँ पे -1 लिख सकते हैं बड़े आराम से। एक यहाँ है, इससे ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 8 का करेंगे तो 0.8 है, 8 3 24, तो 0.25 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो अक्सर जो है TG2 और JEE लेवल के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इन्हें फार्मूलों को याद रखिए, सवाल ऑटोमेटिक लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 200 tons coil having an axial length of 30 mm and the radius 10 mm is pivoted in a magnetic field having a flux density 0.8, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितना दिया है 0.8 टेस्ला। इफ द कॉइल कैरीज करंट 0.5 एम्पेयर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी। तो ठीक है, इसे आप समझिए कॉन्सेप्ट को। कॉइल के देखो, जो कॉइल हमारी है इसमें टर्न्स लगे हैं, ठीक है, और इसमें करंट जो है 0.5 एम्पियर है, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसने क्या कह दिया है, ये एक यहाँ पे पिविटेड है, ये मूव करने के लिए फ्री है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये टॉर्क की वैल्यू पूछा है इसमें, तो टॉर्क कैसे लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क के लिए हमारा होता है T = 2 BIL N × R, ठीक है। R जो हमारा वो रेडियस हो गया आपका, ठीक है, N नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, L लेंथ हो गई, और ये जो है I आपकी करंट हो गई, B आपका फ्लक्स हो गया। तो आप रख दीजिए 2 × L की वैल्यू कितना दे रखा है, L की वैल्यू आपका दे रखा है 30 mm एक्सियल लेंथ, और जो है 10 mm दे रखा है रेडियस। R की वैल्यू, ठीक है, कितने पे वो पिवटेड है, तो R और L का मल्टीप्लिकेशन, N की वैल्यू 200 है, और I की वैल्यू आपकी कितना है 0.5 एम्पियर है, और B की वैल्यू दे रखा है 0.8 टेस्ला। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.48, ठीक है। ये करिएगा आप, सेम यही आंसर निकल के आएगा। तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी आगे जो है आप कल ये कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए, तो हम तुरंत जो है मैग्नेटिक सर्किट पे चलेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है हम बुक को ख़त्म करें। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।